के हमारे जिला के अध्यक्ष गोपाल मीना जी, बाबूलाल नागर जी, मोहन डागर जी, हमारे यहाँ से आरती चौधरी जी जो प्रभारी हैं, संगीता बेनीवाल जी सबका रखा है, जो यहाँ आज की प्रभारी हैं संविधान बचाओ रैली की, लक्ष्मण मीना जी जो हमारे सम्मानित विधायक हैं, प्रशांत शर्मा जी हमारे विधायक, मनीष यादव जी हमारे भाई विधायक शाहपुरा से, शीश राम बराला जी विधायक चोमू से, इंद्राज गुजर जी हमारे पूर्व विधायक, हमारे भाई अनिल चोपड़ा जी जो यहाँ से प्रत्याशी थे, अभिषेक चौधरी जी, हरसहाय यादव जी, जसवंत गुजर जी, राजेंद्र यादव जी, हमारी बहन निष्ठा यादव जी, मेरे सामने बैठे हुए जितने भी आज की सभा के अंदर सम्मानित हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के हों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हों, और भी जितने भी कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित हमारे यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी है, मातृशक्ति है, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक गोपाल मीना जी, जिन्होंने आज इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम संविधान बचाओ रैली का यहाँ पर किया है। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम है आप जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर हमारा भारत और पाकिस्तान के युद्ध शुरू हो गए थे, तो उस वजह से इन कार्यक्रमों को कुछ दिन के लिए रोका गया था और एक बार फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इन कार्यक्रमों की शुरुआत करी है। और आप सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण आज के समय के अंदर है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, मेरे से पहले बोलते हुए सभी वक्ताओं ने वैसे तो आपको बताया कि संविधान बचाओ की ये बात निकल कर कैसे आई। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही थी कि अगर 400 पार सीटें भाजपा की आ जाती है तो ये संविधान को बदल देंगे। और ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था। यही ये कारण है कि आज कोई हमारा गांव का सरपंच बनता है, कोई जिला परिषद का मेंबर बनता है, कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसका कारण यही है कि बाबा साहब ने ये संविधान बनाया। और इस संविधान की ताकत थी और आप लोगों की ताकत थी, जो 400 पार की बात करा करते थे उसको 240 पे रोकने का काम आप लोगों ने किया। अनिल चोपड़ा जी बोल रहे थे कि इससे पहले वाले चुनाव में जहां 32% वोट प्रतिशत जयपुर ग्रामीण का था, उसको बढ़ाकर आप लोगों ने 48% से ज्यादा कर दिया। और हम सब जानते हैं इनको तो किस तरह से भाजपा ने अपने सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कर हराने का काम किया। पर हम सब लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो बहुत मजबूत है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि राजस्थान में हर बार ऐसा होता है कि एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है। उसके बावजूद भी आप लोगों का प्रदर्शन हमारा जो विधानसभा चुनाव था उसके अंदर बहुत बेहतरीन रहा। हमारे लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप लोगों ने 11 सीटें जीती। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राजस्थान में बहुत मजबूत है। हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैं तो आए दिन देखता हूं ऐसे अध्यक्ष हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहे। और कमाल की बात यह है कि हमारा जो विपक्ष का नेता है टीकाराम जूली जी, वो भी इनके जैसे ही हैं। ये इन दोनों की राम लक्ष्मण की जोड़ी है जो आए दिन हम देखते हैं भाजपा के नाक में नकेल डालने का काम ये दोनों हमारी जो जोड़ी है ये करती है। बहुत सारे हमारे विधायक ऐसे यहाँ पर हैं, चाहे मनीष जी हो, इनको भी मैं देखता हूँ विधानसभा के अंदर ये पुरजोर तरीके से आप लोगों की आवाज को उठाते हैं। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसे नेता हम सब लोगों को यहाँ पर मिले हुए हैं। पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव के समय भाजपा के लोग और नरेंद्र मोदी जी ये कहा करते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 3 दिन के युद्ध के बाद ही, ये बहुत कमाल की बात है कि युद्ध हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हो रहा था और सीज फायर करने की घोषणा कौन कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। जो ये कहा करते थे कि इंदिरा गांधी ने क्या किया,
आज पूरे देश ने देख लिया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो निक्सन थे, वो जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को फोन कर रहे थे, तब उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। उन्होंने फोन उठाने के बजाय पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके उसके 2 देश बनाने का काम किया। और भाजपा के लोग जो कहा करते थे कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उसको ट्रंप ने बता दिया 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कि आपको युद्ध करना पड़ेगा अगर आपको मेरे साथ व्यापार करना है। तो आप समझिए ये कैसी पार्टी है, कैसे इसके नेता हैं, जिनको देश की इज्जत से ज्यादा अपने व्यापार की ज्यादा इनकी सोच है। इनको अडानी और अंबानी की ज्यादा जरूरत है, हमारे देश के लोगों की जरूरत नहीं है। हमारे जो सैनिक थे, जो अपनी जान लगा रहे थे बॉर्डरों के ऊपर, जो कह रहे थे कि आप आइए, हम आपके साथ हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं, उस लड़ाई को एक दिन में बंद करने का काम जो इन लोगों ने किया, ये दर्शाता है कि इनको देश से कोई सरोकार नहीं है। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी देश के साथ उस वक्त भी खड़े थे। हमने हमारे सभी राजनीतिक कार्यक्रम एकदम बंद कर दिए और हमने कहा हम सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और हम सरकार की हर मदद करने के लिए तैयार हैं। पर हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से सरकार ने हमारे इस इज्जत को, देश की इज्जत को किस तरह से तार-तार किया। मैं तो आप लोगों से कहूंगा ये बहुत अच्छा समय हम सब लोगों के लिए है कि हम लोगों के बीच में जाएं कि कैसे नेता हमारी पार्टी ने देश को दिए थे। चाहे महात्मा गांधी दिए थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, चाहे इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस लड़ाई को आने वाले समय में इसी तरह लड़ते रहें। आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं, जो पिछले दिनों में बिहार गए थे और इसी कार्यक्रम के लिए वो गए थे, हमारे जो दलित भाई हैं उनकी आवाज उठाने के लिए वहां गए थे। जब हमारे विपक्ष के नेता को बोलने से रोकने का काम जो सरकार कर रही है, आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो गरीब समाज है, वंचित समाज है, उसको बोलने का काम ये सरकार कहां करने देगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तो एक बार फिर आभार प्रकट करूंगा हमारी जयपुर देहात ग्रामीण की जो पूरी टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी जिन्होंने आज समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, और खास तौर पे जितने भी महानुभाव यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा जी, धीरे धीरे बोल रहे हो, जोर से। गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, चिरंजीराव जी, श्री चिरंजीराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोपाल मीणा को भी लगा दो ना। गोपाल मीणा जिंदाबाद, गोपाल मीणा जिंदाबाद। दम तो है भाई। आज संविधान बचाओ इस जिला स्तरीय रैली में जयपुर ग्रामीण में हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एआईसीसी के सह प्रभारी मेरे भाई चिरंजीव राव जी आए हैं। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिला अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, भाई गोपाल मीणा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और संघर्षशील कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रभारी भाई रमेश खंडेलवाल जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और आपके जयपुर ग्रामीण के प्रभारी आरसी चौधरी जी,
जिला परिषद में उप जिला प्रमुख भाई मोहन डागर जी, यहाँ की प्रभारी इस रैली के लिए विशेष रूप से बहन संगीता बेनीवाल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण मीणा साहब, एमएलए प्रशांत शर्मा साहब, एमएलए मनीष यादव जी, एमएलए शिखा मेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारी महामंत्री और मेरे साथ पिछले समय विधायक इंदिराज गुजर साहब, हमारे बहुत ही होनहार नौजवान, संघर्ष के प्रतीक जयपुर ग्रामीण से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी, हमारे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षा यादव जी, हमारे पीसीसी के महासचिव वार रूम के प्रभारी जसवंत गुजर जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी जयपुर ग्रामीण के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र यादव जी, हमारी बहन प्रतिष्ठा यादव जी, सबके नाम लूंगा, समय लगेगा। प्रदुमन राठौड़ जी हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, इनका विशेष ख्याल रखते हैं, इसलिए हमारे लिए और ही सम्मानीय है। आप भूल गए, मैं ले लेता हूं, 2 बार ले लेता हूं। बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। आप सब लोग अच्छे हैं। यहाँ के जमोरामगढ़ के तमाम ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, जिले से आए हुए तमाम ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, मंडल अध्यक्ष साहिबान, प्रधान प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व पदाधिकारीगण, ब्लॉकों के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण, अभिषेक चौधरी जी भी हमारे जोटवाड़ा से प्रत्याशी रहे हैं, अभिषेक चौधरी जी, और सबका नाम अगर मैं नहीं ले पाऊं तो आप मुझे माफ करना। हुसैन सुल्तानिया जी, तमाम सब लोग, केकरालिया साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, सबसे आगे रहते हैं। एक मुझे बहन मीणा, क्या नाम बताया आरसी यादव जी है, अनोखी मीणा, ये हर कार्यक्रम में रहती है। मुझे आरसी चौधरी जी ने कहा ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना चाहिए जो हर कार्यक्रम में अगवा रहते हैं, तो मैं इस बहन का भी नाम लेना चाहूंगा आप सब लोगों। आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को संविधान बचाओ का नारा पूरे देश में क्यों देना पड़ा, इसके जो प्रमुख कारण हैं वो आप सब लोगों के बीच में मैं थोड़ी देर चर्चा करूंगा। क्योंकि देखिए, हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ में यहां आया है, वही लोग आए हैं जो बहुत प्रमुख लोग हैं, बहुत जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हैं। आम व्यक्ति नहीं आए हैं, इसलिए एक व्यक्ति जाकर के हजारों लोगों में, अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने मंडल में, अपने बूथ में जाकर के ये संदेश देगा। आप सब देख सकते हैं कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके बनने में है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसमें अगर कोई कारण सबसे महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र जिंदा है, और उस लोकतंत्र को बनाए रखने में, मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वरना मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। लेकिन ये संविधान बचाने की बात क्यों हो रही है, ये बात मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश में यूपीए की सरकार थी, तो हर बात के ऊपर मोदी जी चर्चा करते थे, और उसके बाद में जब इनको एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तब इन्होंने हमारे
देश के सामने कई बातों के वादे किए थे। उन वादों के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। इन्होंने सबसे पहले युवाओं को उसका हक मिले, किसानों को उसका हक मिले, एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, रंगनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो किसान के लिए, हमारी विदेश नीति ठीक हो, पाकिस्तान की आंख में आंख डाल करके उसको जवाब दिया जाए। देश के लिए, देश की मजबूती के लिए पता नहीं कितनी कितनी बातें इन्होंने की थी। और जब समय आया देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो चाहे नौजवानों की नौकरी की बात हो, चाहे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, चाहे देश में शिक्षा मजबूत करने की बात हो, मातृशक्ति, महिला शक्ति के सशक्तिकरण की बात हो, देश के उन्नति, देश के विकास की बात हो, उन सब मुद्दों के ऊपर बोलना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया और केवल नारेबाजी, जुमलेबाजी, तरह तरह की बातें करके मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा, आतंकवाद समाप्त कर दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, काला धन लेकर के आऊंगा, पता नहीं कितनी बातें की। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। लोगों ने कहा ठीक है, एक बार मोदी जी को देखते हैं, और मौका दिया। मौका देने के बाद में अगर उनका हर शब्द एक ही बात कि कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार कर दिया, कांग्रेस के साथ रहने वाली पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार कर दिया, किसान बेचारा परेशान है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और ये बातें करते 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 राष्ट्र की बात, भारत माता की जय एक स्लोगन बन गया। लोगों को लगा कि कुछ करेंगे। और मैं समझता हूं कि दूसरा मौका पुलवामा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सर्वोपरि, इस तरह के नारे दे दे करके उन्होंने ले लिया। और तीसरी बात कहा कि संविधान बदलेंगे। और जब 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह गए, एक भी बात पूरी नहीं की, तो देश के लोगों को समझ में आने लगी कि ये संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, इस संविधान में है क्या जो ये बदलना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समझने की बात है, गंभीरता के साथ में मनन करने की आवश्यकता है कि अगर इस संविधान में सबसे ज्यादा, सबसे प्रमुख अगर कोई बात है तो वो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात है। 3600 कौमों के लोग एक हैं और 3600 कौमों के लोग, सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की एक समानता का अधिकार हो, उसको अपने जो भी धर्म, जो भी देवता जिसको माने उसको माने, और संविधान में दिए हुए उसके अधिकार उसको पूरी तरीके से मिले। लेकिन आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर बात में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान शमशान, कब्रिस्तान, और जब मौका आया पाकिस्तान को धूल चटाने की, तो आपने देखा कि क्या परिणाम आया। देश के प्रधानमंत्री की क्यों नहीं निकली, और अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैंने पहले दिन बोला समझाया, दूसरे दिन बोला धमकाया, और अब कल परसों क्या बोल जाएगा पता नहीं। ये भी कह सकता है कि मैंने इनको मुर्गा बनाया, पता नहीं क्या कह सकता है। और राष्ट्र के नाम संबोधन, जब नोटबंदी की गई, आतंकवाद समाप्त करने का नारा दिया गया,
भ्रष्टाचार समाप्त करने का नारा दिया गया, काला धन समाप्त करने का नारा दिया गया, तो उस वक्त राष्ट्र के नाम संबोधन करके मुझे 50 दिन दे दो। अरे मोदी जी 50 दिन नहीं, तीसरा टर्म जा रहा है, 11 साल हो गए आपको देश का प्रधानमंत्री बने। आपकी मेमोरी कमजोर होगी तो हम याद दिला दे रहे हैं इस संविधान रैलियों के माध्यम से कि 11 साल आपको देश के प्रधानमंत्री रहते हुए हो गए। आप बताइए कि जो वादे आपने किए थे उसका वादों का क्या हुआ। आप जातिगत जनगणना करवा नहीं रहे, क्योंकि जातिगत जनगणना होते ही एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, जनरल, उनको जो अधिकार उनका बनता है संविधान के मुताबिक हमारे हिंदुस्तान के बजट में, राज्यों के बजट में, वो मिलना चालू हो जाएगा। वो इनको नहीं देना है। जातिगत जनगणना होते ही प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी को और गरीब जनरल को, ईडब्ल्यूएस को उसको अधिकार देना पड़ेगा। इनको तो केवल जुमलेबाजी करनी है। जब निष्पक्ष चुनाव की बैलेट पेपर से मांग उठी तो इन्होंने चुनाव आयोग से चीफ जस्टिस जो उसका मेंबर होता था चयन करने के लिए, चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके मेंबरों का, उससे उसको हटा दिया। एक बात थोड़ी है कोई, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सवाल पूछने लगे तो 3 काले कानून ला करके किसान को कुचलने का काम किया। जब एससी, एसटी का आरक्षण उसकी जनसंख्या के मुताबिक देने की बात उठी तो आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उस फैसले के आधार के ऊपर उनको भी बांटने का काम करने लग गए। आज ये जो बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी आपने एक काम ढंग का किया हो तो बताओ। कांग्रेस का शासन राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून कौन लेकर के आया? सूचना का अधिकार कौन लेकर के आया जिससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगे? मनरेगा काम का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार हर गरीब को मिले, ये कानून कौन लेकर के आया? खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम जिससे गरीब को खाने का अन्न मिले, वो कानून कौन लेकर के आया? कांग्रेस पार्टी। अब इनके सामने एक कानून इनका बता दो, एक काम इनका बता दो कि हमारे यूपीए सरकार के समय के जो कानून हैं या कांग्रेस सरकार के समय की जो उपलब्धियां और गरीब को और मजबूती देने का, उसकी गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का जो बात की थी उसमें क्या हुआ? हाँ, एक मॉडल जोरदार लेकर के आए कि हर स्टेट में पपेट बैठाओ, कमजोर लोगों को बैठाओ, पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाओ और जिससे वो कुछ कर ही नहीं सकते। राजस्थान में भजन लाल जी कोई निर्णय ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं? आप बताओ, कहीं जाने का निर्णय कर सकते हैं? मैंने 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी का कल परसों में डाटा देख रहा था, क्योंकि उनके फेसबुक के ऊपर पड़ा हुआ है, उनके ट्विटर के ऊपर पड़ा हुआ है। विभागों की समीक्षा करते हैं, विभागों के मंत्री गायब रहते हैं, अधिकारियों के साथ में समीक्षा करते हैं, योजनाओं की समीक्षा करते हैं, बजट की समीक्षा करते हैं, इनका मुख्य सचिव इनकी मीटिंग से गायब रहता है। और अब तो हद ही हो गई जब एक मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करने लग गया कि मेरी क्या स्थिति है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के कामों की समीक्षा कर रहे थे और समीक्षा के बाद में आपने देखा होगा, एक ऑर्डर आपने देखा कि नहीं, मैं बता देता हूं। राव साहब, एक वहां पर जन सुनवाई कर रहा उनके विधानसभा का अधिकारी, आरएस अधिकारी, उसको सीएमओ में लगा दिया, सीएमओ वाले को वहां जन सुनवाई में लगा दिया। या तो वो सीएमओ को खराब करेंगे
दोनों में से तो एक तो गड़बड़ था ही ना। और या फिर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को खराब करेंगे। अरे भाई साहब, आप किसी को बदल दो और किसी को मत बदलो, आप पूरे राजस्थान को खराब कर रहे हो। आप एक उपलब्धि बता दो मुख्यमंत्री जी। बजट कौन पेश करता है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करती है। कभी बजट की समीक्षा में उसको देखा? कभी अधिकारियों के साथ मीटिंग करते आपने देखा? क्या है ये संविधान को कमजोर करने की बात है। आज कोई प्रजातंत्र में अगर विरोध प्रदर्शन करता है, काला झंडा दिखाता है, सही कह रहे थे आरसी जी, अगर कोई विरोध करता है कि साहब ये बात ठीक नहीं कर रहे हो, जेल में ठूंस दो, अनाप शनाप मुकदमे लगा दो, झूठे मुकदमे लगा दो, मोबाइल सीज कर लो, गाड़ी सीज कर लो। ये क्या है? हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप जो बातें कर रहे थे उनका क्या हुआ? एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी यहां भाषण देने चुनाव से पहले आए थे तो दो बातें इन्होंने प्रमुख रूप से हमारे विकास के लिए, हमारे राजस्थान के लिए कही थी कि एक तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, 90% केंद्र का पैसा मिलेगा, और एक उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने के लिए हरियाणा के बराबर पेट्रोल का प्रति लीटर का भाव कर दूंगा। हुआ क्या? ये बात तो नहीं कह के गए थे कि 25 मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये बात तो नहीं कह के गए थे कि दिलावर जैसे विद्वान को मैं शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। जो दिलावर साहब ये कहते हैं कि अधिकारियों की मीटिंग बुलाते हैं और सब जब 1 घंटे 2 घंटे सब बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, शिक्षा मंत्री जी आएंगे, शिक्षा की बात करेंगे, पंचायती राज मंत्री जी आए हैं, दिलावर साहब आएंगे, बात करेंगे, तो आते ही कहते हैं आप में से गाय कौन कौन पालता है? तो अधिकारी गाय पालेगा, अधिकारी बड़ा करेगा। तो वो हाथ नहीं उठाते। अपनी मां के नाम पेड़ कौन लगाता है? तो अधिकारी अचंभित हो जाते हैं कि शिक्षा की बात करने आए थे, पंचायती राज की बात करने आए थे। फिर कहता है आपको पता है एक गाय के 1 बूंद गोमूत्र में 100 टन ऑक्सीजन होता है। तो अधिकारी रुमाली लाते हैं, मुंह के हाथ लगा के हंसते हैं कि कहां फंस गए, लेकिन ये तो अच्छा होता है कि वो इतना कह के वापस चले जाते हैं, अपने विभाग की बात ही नहीं करते। क्या नमूने बैठाए यहां ला करके। एक वो भगवा पहन करके तिरंगे से ही नाक पूछ रहा है, और फिर बच्चों ने कह दिया तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, तो रात को 12-1 बजे तक बीकानेर में बच्चों को जेल में रखा। चुनाव से 2 दिन पहले, नामांकन से पहले मेरे घर केंद्र के मेहमान भेज दिए। अब वो मेहमान आके कहते चावल बनाओ, ब्लैक कॉफी बनाओ। मैं क्यों भाई, मैं ठेठ किसान रहियो, न मैं ज्यादा ब्लैक कॉफी जानू और न मैं चावल सीधा वो जानू। थाने रोटी खानी है तो खा लियो 2-2 मिनट का, नहीं तो जाओ थारे। क्या हालत बना रखी। इनके मंत्री कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी कि एक दिन में बिशनपुर से 7-8 करोड़ की रोजाना बजरी चोरी होती है। आज तक कोई जवाब दिया, कोई चर्चा करी? और एक तो इनके बहुत ही होनहार निकले, आखिरी में जाते पता चला 75 साल के हो गए तब, कि माननीय स्पीकर साहब तो बहुत ही विद्वान निकले। कोई किसी के लिए कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, किसी को कमेटी में बनाते हैं, 1 महीने में हटा देते हैं। जैसे निर्णय कर देगा तो आपको तो निर्णय बदलने का अधिकार है माननीय स्पीकर साहब। आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो, जब तक निष्पक्ष होकर के काम करोगे तभी मान सम्मान मिलेगा, नहीं तो मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये संविधान तोड़ने की बातें नहीं तो क्या है आप बताओ। कोई बोल जाए
मुफ्त में दर्ज करा दो। मैं और जूली साहब कोटा में गए, कार्यकर्ताओं की बात की कि इनके साथ नाइंसाफी होगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रात को 11 बजे अधिकारियों को कह करके सीएमओ से फोन जाता है कि इनके खिलाफ मुकदमे में दर्ज करा दो। हमारा अशोक चांदना वहां पर किसानों के लिए संघर्ष करता है, वहां के एमएलए बूंदी कोटा के संघर्ष करते हैं, मुफ्त में दर्ज करा दो। अरे भाई हो क्या रहा है? जब देश के आन बान शान की घड़ी आई और हमारी सेना के शौर्य ने पाकिस्तान को ललकारा कि अब आपकी खैर नहीं है, भारतीय सेना आपको धूल चटा देगी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी, हमने सबने समर्थन दिया देश की सेना को और हमारी सरकार को। लेकिन बदले में क्या मिला आप बताओ? बदले में क्या मिला? सीज फायर ट्रंप के द्वारा, जो आज तक नहीं हुआ। इंदिरा जी जब 71 में लड़ाई हो रही थी और जब अमेरिका गई हुई थी तो निक्सन के लिए वहां साथ में गए हुए थे नटवर सिंह जी, विदेश मंत्री। उन्होंने कहा कि मैडम, नटवर सिंह जी ने कहा मैडम, निक्सन साहब मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नटवर सिंह जी आप नौकरी मेरी करते हो, निक्सन की करते हो? उन्होंने कहा मैडम आपकी करता हूं, कि छुट्टी करो और चलो यहां से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद में बात करेंगे, पहले बात नहीं करेंगे। वो देश की हमारी प्रधानमंत्री, रोजाना सरेआम बीजेपी के लोग गाली देते हैं। जिस इंदिरा जी ने, जिस राजीव जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको गाली देते हैं। मध्य प्रदेश का मंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं हमारी सेना की शौर्य और हमारी सेना के अधिकारी के खिलाफ में किस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों की बहन बताते हैं। आज तक मोदी जी का मुंह खुला, अमित शाह का मुंह खुला, कोई जवाब दिया कि ये गलती की है, इससे माफी मंगवाएंगे और इसको पद से हटाएंगे? कोई हटाया? अभी क्या किया? अंग्रेजों वाली नीति, आपस में भिड़ाओ, लड़ाओ और राज करो। शशि थरूर को मेंबर बनाया विदेशों में भेजने के लिए। जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से आपने नेता प्रतिपक्ष से नाम मांगे और जब नेता प्रतिपक्ष ने आपको नाम दिए, उन नामों में से आपको भेजने में ऐतराज क्या था? आप झगड़ा कराना चाहते हो, लड़ाई कराना चाहते हो, विभेद कराना चाहते हो। ये संविधान तोड़ना नहीं है तो क्या है आप बताओ तो सही। या तो आप नाम ही नहीं मांगते, और जब नाम मांग लिए तो जो कांग्रेस पार्टी ने नाम दिए उसमें से नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ। और वो शशि थरूर जी, राष्ट्र के काम आ जाऊं, राष्ट्र के काम आऊंगा, राष्ट्र प्रथम है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्र प्रथम है, लेकिन ये आपको राष्ट्र के काम नहीं ले रहे हैं, आपको परमानेंट काम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे आजाद साहब को किया था, गुलाम नबी आजाद को किया था कि नहीं किया? इनके कोई लिहाज शर्म नहीं है, कोई विद्वान की इनको जरूरत नहीं है। इनको तो बजर मूर्ख चाहिए जो सोचे नहीं, समझे नहीं, इनसे कोई सवाल नहीं करे, इनके ऊपर कोई किसी भी नीति के लिए आवाज नहीं उठाए, ऐसे आदमी चाहिए। आप बताइए कि जब इतनी बड़ी बात होगी, पाकिस्तान से हमारा एक तरह से युद्ध छिड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया और सब भारत का बच्चा बच्चा रोमांचित होकर के कहने लगा हम सेना में जाएंगे, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग भी कहने लगे कि हम सेना में जाएंगे। तब आपने क्या किया? आपकी विदेश नीति का क्या हुआ? आप कह रहे थे कांग्रेस की, यूपीए सरकार की विदेश नीति ठीक नहीं है।
एक देश विश्व का अगर हमारे पक्ष में, जबकि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा मिला और उसने कहा हम आपके साथ में। तुर्की खड़ा मिला कि हम आपके साथ में हैं। अमेरिका ने दोनों को एक पलड़े में रख दिया। ए चोखा ए भला, ए चोखा ए भला, ये कोई बात होती है? रूस ने क्यों नहीं बोला? विश्व के किसी देश ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी है इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। यह हमारे हिंदुस्तान की विदेश नीति फैल नहीं है तो क्या है आप बताइए? पूरी विदेश नीति फैल, कृषि नीति फैल, आर्थिक नीति फैल। हम कह रहे थे जब ये सेनाओं की भर्ती काट रहे थे, सेनाओं का जो बजट जब कम कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि अग्निवीर मत लाओ, फौज के लाखों पद खाली पड़े उनको भरिए, हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए, हमारा नौजवान परमानेंट नौकरी और देश की रक्षा के लिए वहां सीमा पे जाना चाहिए। आज आपने देखा क्या हुआ? क्या वो अग्निवीर, उसकी जगह परमानेंट नौकरी नहीं होनी चाहिए थी फौज की? ये गलत नीति नहीं है इनकी? तो सेना को नहीं बख्शा, समाजों को नहीं बख्शा, सुबह से शाम जातिवादी बातें। जिन लोगों ने देश की आजादी से लेकर के अब तक लड़ाइयां लड़ी और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उनका लोकसभा में मखौल उड़ाना। अमित शाह जी क्या कहते हैं? देश की लोकसभा में खड़े होकर हमारा गृह मंत्री कहता है क्या फैशन लगा रखी है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम भगवान का लिए होते तो आपके 7 पीढ़ियां तर जाती। तो आप तो ले रहे हो ना, आप वाली पीढ़ियां तो तर जाएंगी। फिर वो क्रिकेट का अध्यक्ष पूरे देश का, दुनिया का क्यों बना रखा आपने? आप तो नाम लेते जाओ, आप तो वैसे ही तर जाओगे। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, दुरुपयोग, ये संविधान को नहीं तोड़ रहे तो कर क्या रहे? जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे उन पे मुकदमे दर्ज किए, उनको भ्रष्टाचारी बताया और भ्रष्टाचारी बताने के बाद में उनको ले जाकर के अपनी पार्टियों में शामिल कर लिया, उनके साथ सरकारें बना ली और कह रहे हैं ये तो गंगा जल से धुल करके, बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुल करके एकदम ईमानदार हो गए, 24 कैरेट का सोना हो गया। क्या है ये? इसलिए आपको और हम सबको समझना पड़ेगा, ये समय आ गया। मैं मानता हूं कि धूप है और सारे के सारे नेता जो है वो एसी में बैठना चाहते हैं, लेकिन अगर हम धूप में नहीं निकले तो ये कैसे निकलेंगे? ये नहीं निकले तो हर बच्चा हमने हुंकार भरती। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी नेता बैठे हैं, कांग्रेस राजस्थान में 100% एकजुट है, मजबूत है और बहुत शानदार काम कर रही है। ये बातें करते हैं, कभी पायलट साहब की बात करते हैं, कभी अशोक गहलोत जी की बात करते हैं, कभी तीसरी की जूली जी की, कभी मेरी, कभी चौथी की, कभी 5वें की। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम 100% कांग्रेस राजस्थान की एक है, एकजुट है, एक साथ है और सब मिलकर के इनको धूल चटा देंगे। आप देख रहे हैं, धूल चटा देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी अगर अत्याचार, अन्याय हो रहा है तो शेरों की तरह निकल करके जाइए, टकरा जाइए। सरकार में दम नहीं है आपका सामना कर सके, और ये थोड़े से ठरके दिखाने से भी घरों में अंदर चले जाएंगे
और आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बीजेपी का नेता भी कोई है क्या। अभी कह रहे थे, जमुआ रामगढ़ की बात कर रहे थे, बात सही है आपकी कि आपका विधायक हो चाहे दूसरे विधायक हो, ये कह रहे हैं कि देश में बैठे हुए लोग ही जब बीजेपी वाले लूट रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे। तो ये तो भाई साहब पड़ताल ऊपर से आ रही है नीचे तक। जब इलेक्ट्रल रोड में घोटाला कर लिया, कार्यालय बना रहे हैं, आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च में, सब जगह आरएसएस के लोग। यहां तो सीएमओ में भी आरएसएस के लोग बैठते हैं, अनाधिकृत रूप से बैठते हैं। फैसला क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको रोचक बात बताता हूं। इसमें दो पक्ष हो गए। एक पक्ष ने एक की सुपारी ले ली, एक पक्ष ने एक की सुपारी ले ली। आरएसएस ने भर्ती नहीं रद्द होने की सुपारी राजस्थान में ले ली और किरोड़ी मीणा जी के ग्रुप ने इस एसआई भर्ती को निरस्त कराने की सुपारी ले ली। दोनों सुपारियां टकरा रही हैं। बेचारा भजनलाल मारा गया। बेचारा भजनलाल बीच में टकटकी लगा के देख रहा है कि मैं क्या फैसला करूं, दिल्ली से पर्ची आ नहीं रही है। और जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, मुख्यमंत्री भजनलाल इसका फैसला नहीं कर सकता। मैं आपको कह के जा रहा हूं। हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जब आप एजी साहब आपने रिपोर्ट दे दी, जब एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, एसओजी ने रिपोर्ट दे दी, कमेटी ने, मंत्रिमंडल की ने रिपोर्ट दे दी, तो आप ये क्यों कह रहे हो? भाई आपके तो खुद के हस्ताक्षर हैं उस कमेटी में कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। तो यहां का इस सरकार का एजी जो सबसे बड़ा पैरोकार होता है पूरे प्रदेश में, अटॉर्नी जनरल, वो ये कह रहा है साहब हमने तो रिपोर्ट दे दी लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हमारी रिपोर्ट को नहीं मानता। तो उन्होंने कहा बड़ी जोरदार बात है, आपका मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं मानता? तो वो धीरे से कान में बोला, साहब दिल्ली से पर्ची नहीं आई, दिल्ली से पर्ची नहीं आई। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, या तो दिल्ली से पर्ची आएगी वो फैसला होगा एसआई भर्ती में, अरे यार राम भरोसे कोर्ट में छोड़ देंगे कि भैया मैं तो ना तो इसकी सुपारी में हूं ना मैं इसकी सुपारी में हूं, दोनों की अपनी अपनी सुपारी जेब में डाले घूमते रहो, जो कोर्ट कर लेगा वही ठीक है। ये इस तरीके की बेचारी और लाचारी भरी सरकार हमने देखने को मिलेगी। ये भी हमारा दुर्भाग्य है इस प्रदेश में। इतनी लाचारी, कह रहे मंत्रिमंडल की कमेटी की मीटिंग बुलाई, मंत्री नहीं आए। ये संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। अगर मंत्री हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गया तो वहां पर जाकर के कमेटी उसकी राय लेकर के उसके हस्ताक्षर करा करके निर्णय करेगी। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मंत्री को कहलवा तो दिया ना, कहीं मीटिंग में आ नहीं जाए वरना कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और मैं जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी मैं भैया कुछ नहीं कर सकता। इसमें मोए हाथ में कुछ भी नहीं है भैया, देख भैया है मोए तो आनंद से रहने दो, जो मिल गया सो मिल गया, जाए तो जाए, रहे तो रहे, भाड़ में जाए जनता। ऐसा मुख्यमंत्री हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए अब समय आ गया है, ज्यादा समय नहीं है। मैं आपको तपती धूप में इसलिए तपा रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान के कांग्रेस के हमारे आला कमान कहता है कि राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेख बन करके कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर रहा है, आरएसएस का मुकाबला कर रहा है। तो ये प्रमाण चिरंजीवी यादव साहब आप ले जाकर के दे दीजिए कि देखिए। और अब तक अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री एमएलए होते तो 3-3 पाया नींद का काट लेता। एक आदमी की आंख नहीं मिची, आप समझ सकते हो। इसलिए जो ये कारिस्तानी कर रहे हैं इनका माकूल जवाब देने की आवश्यकता है। वो आप दे सकते हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता दे सकते हैं।
ये मिशन चलेगा। 26 तारीख को बाड़मेर में जय हिंद सभा, जय हिंद रैली सेना के शौर्य के सम्मान में बुलाई जा रही है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंच करके सेना को सल्यूट कीजिए, उनके शौर्य को प्रणाम कीजिए। और एक स्वर में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ये बोलेगा कि हमारी सेना पे हमें प्राउड है, साथ में है। सरकार चाहे कुछ भी करे, सरकार किसी बात का जवाब नहीं देगी आपके का। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, और यहां राजस्थान में सर्वदलीय बैठक में दलों को नहीं बुलाया जाता है। मदन राठौड़ साहब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो कल परसों सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री जी ने बुलाई। मैं तो सोच रहा था गोविंद डोटासरा को तो बुला नहीं सकते, ये गोविंद डोटासरा की बातें झेलने का इनमें मादा नहीं है। मेरी बात का जवाब देने के इनके पास में जवाब नहीं है, इसलिए मुझे तो कोई बात नहीं। टीकाराम जूली साहब चले गए, हम तो मान लेते, लेकिन मदन राठौड़ साहब को तो आपके दल के हैं, उसको तो बुला लेते, 2 बिस्किट राबी चाय उसको भी पिला देते। क्या बेचारे ने अन्याय कर दिया क्या मदन राठौड़ ने? वो दिल्ली से भाड़ा काट के आया, हवाई जहाज में दुख पा के आया, गर्मी मरा, और आने के बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने उनको सर्वदलीय बैठक में ही नहीं आमंत्रित किया। हमारी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री सतीश पूनिया को भी बुलाते थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव को भी बुलाते थे, दूसरे दलों के राष्ट्रीय पार्टी और राज्य पार्टियों के दलों के प्रमुख को बुला करके कोरोना के अंदर 2-2 साल तक लोगों की उनकी जानकारी लेकर के साधु संत, एनजीओ, डॉक्टर, विशेषज्ञ, आपने देखा होगा, सब लोगों की राय लेकर के निर्णय करते थे। और ये तो भाई साहब फोटो खिंचाने के लिए समीक्षा बैठक करते हैं। अब इतनी समीक्षा कर ली कि समीक्षा का नाम बदलना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को और सरकार को, क्योंकि एक विभाग की 14 बार तो महीने में हो नहीं सकती समीक्षा, और मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरा काम है नहीं समीक्षा के अलावा। इनके रणनीतिकार कैसे जोरदार हैं कि इनकी हर बिंदु के ऊपर बेइज्जती कराने के लिए खड़ा कर देते हैं। अभी एक नारा दिलवा रखा है, पानी लाऊंगा, पानी लाऊंगा, पानी लाऊंगा, यमुना का पानी लाएंगे। ईआरसीबी तो लाई थी, यमुना का ओढ़ ला दोगे। मैं मुख्यमंत्री जी इस मंच के माध्यम से आपके कहना चाहता हूं, जो शेखावाटी के लिए आपने यमुना जल की बात की है, अगर आपके कार्यकाल में एक बूंद यमुना जल की अगर आप ला दो तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा कह रहा था पानी नहीं आएगा, मैंने पानी ला दिया है। आपकी आंखों में पानी आएगा कि ये झूठ अन्याय हमने किया, इसलिए राजस्थान की जनता आज हमारी साथ में नहीं खड़ी है, और कांग्रेस का शासन आएगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। ये पर्ची बदलेगी, मैं लिख के दे रहा हूं, पर्चियां बदलेंगी, कई बदलेगी, बड़ी भी बदलेगी, छोटी भी बदलेगी, और जल्दी बदलेंगी। लेकिन हमें हमारा लोकतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान की रक्षा करनी है, इसलिए हमको हमारी ताकत के साथ में लोगों के बीच में जाकर के इनकी सच्चाई उजागर करनी है, इनको बेनकाब करना है कि झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनको तो जो पर्ची आ जाती है उतना ही काम कर पाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। अगर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली, अगर गरीब की हितैषी, कोई नौजवान की हितैषी, कोई बेरोजगार की हितैषी अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और गर्व से कहते हैं कि हम उसके सदस्य हैं। कोई परवाह नहीं किसके पास क्या पद रहे, क्या पद नहीं रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता होना इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा पद है कि मैं समझता हूं कि गर्व से सीना फूलता है कि हमारे उस कांग्रेस के जाबाज महापुरुषों ने अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और आज हम उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सब काम हम लोग करेंगे। तमाम नेताओं का आपने सुना, सबने अच्छी अच्छी बातें की, अच्छे अच्छे चेहरे हैं जो आगे एमएलए बन गए, पदों पे आ गए, दोबारा कैसे चुनाव जीत करके आए ये देखना है। जो नहीं आए उनको अब की बार जिता के लाना है। मैं समझता हूं कि जयपुर ग्रामीण
का जो लोकसभा का चुनाव था, भाई अनिल ने और आप सब लोगों ने इतनी शानदार और दमदारी के साथ लड़ा, लेकिन सरकार की बेईमानी के हम भेंट चढ़ गए। भविष्य में पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव 6 साल से नहीं करवा रहे हैं, 5 साल का संविधान में प्रावधान है। उसमें सबको एकजुटता के साथ में एक साथ एक जाजम पर बैठ करके बढ़िया फैसला करना। काकी ने दे दूं, भाभी ने दे दूं, लुगाई ने दे दूं, ऐ फैसला मत कर जो। अगर भाई को, भतीजे को, परिवार को, सास को, ननद को ही फैसला करेंगे तो ये जनता हमको नहीं बख्शेगी। आप समझ के रहना। फैसला अच्छा करो, काम करने वाला आदमी हो, कार्यकर्ता हो, उसको नगर पालिका में, नगर परिषद में, पंचायत राज में टिकट दो। इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, मैं आज लिख के दे रहा हूं। इसलिए आप सब लोग आए हो। गोपाल जी, सबसे पहले बात ये की उठी थी कि जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का भवन नहीं है। ये किसने बोली गलत बात? इससे शानदार भवन कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो गोपाल जी से आग्रह करना चाहूंगा, गोपाल जी से आग्रह करना चाहूंगा, ये देखो पहाड़ी, इतना शानदार दृश्य, इतना अच्छा आपने भवन बनाया है। आपको बधाई दे दूं, कांग्रेस पार्टी को डोनेट करने के लिए अग्रिम बधाई दे दूं। ये कह रहे कि आजन्म कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है, तो फिर कागजों वाली बात क्यों करें हम भी? कागज से क्या होता है साहब? दिल बड़ा है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी जयपुर ग्रामीण का कार्यक्रम हो, गोपाल जी और गोपाल जी की टीम और ये भवन आपके लिए, सबके लिए तैयार है। और कितना भी बड़ा कार्यक्रम करो, हलवा पूड़ी आपके यहां पर बनेगा, कोई भूखा यहां से नहीं जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूं। यही है। मैं गड़े न्यू तो दे दूं और थे गो भाई जी, आज तो विचार ही वो निकलो। मैं पहली पूछ ली, मैं क्यों भाई करे ये व्यवस्था? बोला नहीं कर रहा। तो गोपाल जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी मीटिंग कराई, अच्छे लोगों को सबको बुलाया। संख्या कम ज्यादा कोई मायना नहीं रखता, उसका विचार, उसका उद्देश्य और जो संदेश कांग्रेस पार्टी का आपके माध्यम से पूरे जयपुर ग्रामीण में नहीं पूरे प्रदेश में जाएगा, ये बात बहुत बड़ी है और इस बात को हम लोग आगे रखेंगे। आप सब लोग आए हो, नेता सारे लोग आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, पदाधिकारी आए हैं। जयपुर ग्रामीण की कार्यकारिणी गोपाल जी, आरसी चौधरी जी, और जल्दी से जल्दी बढ़िया सी बनाओ। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जितना बनाओगे, अच्छे लोगों को सबको समाहित करके, और जो लोग काम करना चाहते हैं उनको कार्यकारिणी में ले, आपके लिए छूट है। जितने लेोगे उतने मैं मंजूर करूंगा, लेकिन कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। और अब की बार एमपी हो चाहे एमएलए हो, एक भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेना। धन्यवाद। गोपाल जी, एक्सटेंशन हो गया आपका? हाँ, मीटिंग से बदल रहा है काम, मेरे कर दो काम। ये फिर वो उसका संविधान का मजा नहीं आता। जगह सही ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी के पास में कार्य